आप सुन रहे हैं। कहानी का नाम है विक्रांत, रेड मार्क ब्लाइंड लव। भाग 1। महानगर की सबसे बड़ी जेल। हाथों में हथकड़ी लगाए एक नवयुवक को लाया जाता है। जेलर उसके अपराध की फाइल को पढ़ रहा है। 3 मर्डर, बैंक रॉबरी, टोटल मिलाकर 32 अपराध। बड़े पहुंचे हुए गुंडे लग रहे हो, पर अब यहां आ गए हो तो अब यहीं रहोगे। हवलदार, इसे कपड़े दे दो और इसका बिल्ला नंबर है 1002। ले आओ इसे। हवलदार उसे धक्के मारकर ले जाता है। चल अंदर, अब बाकी की जिंदगी यहीं काटना। नवयुवक डरा सहमा सा है, आगे को चल पड़ता है। अंदर, ये कालिया देख, नया छोकरा आया है। कालिया, छोकरा दमदार लग रहा है, इसे अपने ग्रुप में शामिल कर। इससे पहले कोई और शामिल कर ले इसे अपने गैंग में। आनंद, अबे लो कालिया, अभी पटाकर लाता हूं इसे। नंबरदार, अबे कालिया के चमचे, नया मुर्गा देखते ही आ गए उसे अपनी गैंग में शामिल करने। आनंद दांत दिखाते हुए अब क्या है ना कालिया बॉस कि मालिश के लिए हट्टे कट्टे लड़के की आवश्यकता है, और मुझे यह बड़े काम का लगा। और तभी 2 और गैंग के लीडर वहां आ पहुंचते हैं। ओए नंबरदार, यह किसे उठा लाया? किया क्या है इसने? नंबरदार, कोबरा 3 मर्डर किए हैं, जरा बच के रहना तुम सब भी। जग्गू गैंग, इसे मेरे हवाले कर दो, अब आज से ये मेरे गैंग में रहेगा। कालिया और आनंद, पहले हम आए थे इसलिए हमारे साथ जाएगा। वहां के माहौल को देखकर नवयुवक के चेहरे पर अजीब अजीब से भाव उभरते हैं। तीनों पार्टियों की वजह से माहौल गर्म सा हो जाता है। तू मैं और हाथापाई की नौबत आने लगती है। नंबरदार, चुप सालों, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। जिसे भी ये लड़का चाहिए मेरे घर पर 50,000 भिजवा दे। कालिया, ठीक है, शाम तक पहुंच जाएंगे। कोबरा, मैं 1 लाख देता हूं। जग्गू, मेरे 2 लाख। उनकी बातों से नवयुवक के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। नवयुवक की आवाज से सन्नाटा छा जाता है। अब किसी के मुंह से जबान ना निकले। मुझे बकरा समझ रखा है क्या तुम तीनों ने? अभी तुम तीनों मेरे रास्ते से हट जाओ। और नवयुवक आगे बढ़ जाता है और तीनों उसके तेवर देखकर हैरान रह जाते हैं। नंबरदार, लगता है तुम तीनों के दिन लग गए। देश की अर्थव्यवस्था को संभालने वाला एक महानगर, जहां एक तरफ समुद्र का खूबसूरत नजारा मिलता है तो दूसरी तरफ इंसानों का समंदर। जहां देखो वहीं भीड़। और इसी महानगर में 1.5 लाख आबादी वाला एक नगर, एक ऐसा नगर जिसके अंदर होता है हर एक गुनाह, हर एक बुरा काम। और नगर का नाम है रेड मार्क। और इस नगर पर जिस इंसान का शासन चलता है उसका नाम है पुलिस कमिश्नर। आज एक बड़ी मीटिंग में व्यस्त हैं। इंस्पेक्टर विकास घबराते हुए, सर आप मुझे रिटायरमेंट दे दो, मैं रेड मार्क में कार्यवाही नहीं करूंगा। वहां नजर डालना सिर्फ अपनी मौत को बुलाना है। इंस्पेक्टर विकास, पिछले 40 सालों से रेड मार्क पर उसकी सत्ता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन उसको पावर और शह देते हैं। कानून का डंडा वहां नहीं चलता, वहां चलती है सिर्फ ताकत। और हम ताकत दिखा नहीं सकते क्योंकि हमें चाहिए सबूत, और वो कभी मिलते नहीं। कोई जुबान नहीं खोलता उसके खिलाफ। और वैसे भी रेड मार्क में सिर्फ एक से एक छठा अपराधी ही रहता है। कमिश्नर, तो कैसे रोके उसे? समझ में नहीं आता। इंस्पेक्टर अतुल, सर हर पापी का अंत होता है, कभी ना कभी इसका भी होगा। कमिश्नर, कब होगा? अभी पिछले हफ्ते ही उसने 50 लड़कियों को विदेश भेज दिया। क्या कर लिया हमारी पुलिस ने? हर बार यही रोना रोते हैं, कुछ तो सबूत ढूंढो, कुछ कार्रवाई करें हम उस पर। इंस्पेक्टर राजवीर, सर एक तरीका है। कमिश्नर, क्या तरीका है बताओ? इंस्पेक्टर राजवीर, हम अपना एक गुप्त मिशन वहां भेज सकते हैं जो वहां सबूत जुटाएगा और अपना काम करके वापस आ जाएगा। फिर हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। कमिश्नर, ओके, फिर एक काम करो, स्पेशल 4 लोगों की टीम भेजो जो इस काम को अंजाम देगी, और इसमें पुलिस की बेस्ट कमांडो होनी चाहिए। ओके, मीटिंग अब समाप्त होती है। रेड मार्क, एक युवक बदहवास सा भागता हुआ आ रहा है और 4 खुली जीप में 15-20 गुंडे हाथों में हथियार लहराते उसके पीछे हैं। एक चौराहे पर वो युवक गिर पड़ता है। आसपास के लोग डर के मारे अपने घरों में छुप जाते हैं और चारों जीप उसके चारों ओर चक्कर काटने लगती है। एक गुंडा, बाहर निकलो मोहल्ले वालों,
देखो, आज तो मैं फ्री में एक्शन फिल्म दिखा रहा हूं। उसकी गरजती आवाज से पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा जाता है और एक गोली की आवाज से सभी दरवाजे खुल जाते हैं। लोग अपने घरों की छतों से, बालकनी से नीचे गली में झांकने लगते हैं। नाम है मेरा गल्ला और जो मेरी बात नहीं सुनता उसका काट देता हूं मैं गला। युवक डर के मारे इधर उधर भाग रहा है, दरवाजे खटका रहा है, पर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। लोग बस ऊपर से ही तमाशा देख रहे हैं। गल्ला, क्यों बे दो कौड़ी के पत्रकार, बहुत शौक चढ़ा है तुझे लिखने का? आज मैं लिखूंगा तेरे खून से, तेरे थैले में पड़े इन पन्नों पर। युवक, देखो मुझे जाने दो, मुझे मार कर भी तुम बच नहीं पाओगे। गल्ला, अरे अभी भी धमकी? कौन मारेगा मुझे? तू मारेगा? ले मार, तेरे सामने खड़ा हूं, मार, चल चल मार। और उन गुंडों की हंसी से पूरा मोहल्ला गूंज उठता है। गल्ला, चोरी छुपे रेडमार्क में आकर तुझे क्या लगा तो हमारे खिलाफ सबूत जुटाकर लिख पाएगा? देख, अब मैं तुझे सबूत के साथ ही दफन कर देता हूं। और गल्ला के हाथ पीठ पीछे छिपी तलवार को खींच लेते हैं। युवक की आंखें दहशत से भर उठती हैं और फिर सबके आगे गल्ला उसको बकरे की तरह हलाल कर देता है। गल्ला, देख लिया तुम सबने, गल्ला के होते रेडमार्क पर नजर उठाने वालों का क्या हाल होता है। चारों ओर उसकी दहशत का सन्नाटा छा जाता है और तभी गल्ला की नजर खिड़की पर खड़ी लड़की पर पड़ती है जो अपनी मां के साथ वहां खड़ी थी और उसकी नीयत डोल जाती है। गल्ला, ए बुढ़िया, तेरी लौंडिया तो अब जवान हो गई है रे। औरत अपनी बेटी को अंदर कर देती है। गल्ला गला फाड़ कर हंस पड़ता है। छुपा ले इसे अंदर, पर नया साल तेरी लौंडिया के साथ ही मनाएगा ये गल्ला। और सब गुंडे अपनी दहशत कायम करते हुए वहां से निकल जाते हैं और डर कर कांप उठती है और अपनी बेटी के मुंह पर तमाचा मार देती है। कितना कहा है तुझे चुप कर रहा कर, एक तो कलमा ही तू इतनी सुंदर है, क्या जरूरत थी तुझे खिड़की पर आने की? और जोर जोर से रो उठती है। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? कहां जाएंगे हम तो कैद हो गए रेड मार्क में। लड़की जिसका नाम कामिनी है, उसकी आंखों से भी आंसू बहते हैं। तो क्या करूं मैं? लाओ मुझे जहर दे दो, इन कुत्तों के मुंह लगने से अच्छा है मैं मर जाऊं। औरत, नहीं मेरी बेटी नहीं, तुझे इतनी मुश्किलों से पाला है, मारने के लिए नहीं। और दोनों गले लगकर रो पड़ती हैं। औरत, जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हम 15 साल पहले यहां आए थे और पर यही कैद हो गए। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करने के लिए आ जाओ, अब तेरा ही सहारा है। जेल में सुबह का वक्त, सभी कैदी नहाने के लिए हौज के पास जमा है। नवयुवक भी नहाने की तैयारी कर रहा है। तभी 20 बंदे जो कोबरा गैंग के थे नवयुवक पर टूट पड़ते हैं, उसे उठाकर पानी की खुली टंकी में फेंक देते हैं। नवयुवक को समझ में नहीं आता कि या वो समझना नहीं चाहता। सब गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं और बड़ी बुरी तरह से उसे मारना शुरू कर देते हैं। वहां काफी शोर शराबा हो जाता है। पुलिस वाले आकर झगड़ा छुड़वाते हैं। कोबरा नवयुवक से, यहां अपुन से होशियारी नहीं करने का, वरना आज तो छोड़ रहा हूं, अगर आगे से बदतमीजी की ना तो इसे टंकी में तेरी कब्र बना देंगे। और हां, बदन दर्द कर रहा है? टेंशन मत ले, शाम को प्रसाद मिलेगा। कुछ बूढ़े कैदी उसे दिलासा देते हैं और इन गुंडों से न उलझने की सलाह देते हैं। नवयुवक चुपचाप आगे चला जाता है। उसके चेहरे पर आते भाव शायद ही कोई पढ़ पाया। सुबह खाने की लाइन लगी हुई थी। नवयुवक भी अपना खाना लेने आगे बढ़ता है और तभी जग्गू गैंग के 25-30 गुंडे उसे घेर लेते हैं। जग्गू, खाना खाएगा बच्चा? नवयुवक कुछ समझ नहीं पाया या शायद समझ गया था कि क्या होने वाला है। जग्गू अपने आदमियों से, इसे जमकर खाना खिलाओ आज। और जग्गू के आदमी नवयुवक पर टूट पड़ते हैं। फिर वही भीषण मारपीट नवयुवक के साथ होती है। पुलिस वाले जैसे तैसे नवयुवक से उन्हें दूर करते हैं। जग्गू, आज के बाद मेरे आगे नजर झुकाकर चलना, वरना बात तो समझ में आ ही गई होगी। और हां, अभी आराम कर,
शाम को तुझे प्रसाद मिलेगा। और सभी हंसते हुए चले जाते हैं। दोपहर बगीचे में कालिया और उसकी पार्टी नवयुवक को घेर लेते हैं। कालिया, आज तेरा ऐसे दिन बीतेगा मुन्ना, मारो साले को। और सब उस पर टूट पड़ते हैं और मारपीट शुरू हो जाती है। फिर पुलिस वालों को बीच बचाव करने वापस आना पड़ता है। कालिया, मुन्ना बहुत दर्द हो रहा है बदन में है। चल कोई बात नहीं, शाम को ना तुझे प्रसाद खिलाएंगे। और वहां से चला जाता है हंसते हुए। वही बूढ़ा कैदी जिसका नाम चमनलाल है। चमनलाल, देखो बेटा, तुम इन तीनों में से किसी एक में शामिल हो जाओ, वरना यहां तुम्हारा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नवयुवक, ठीक है बाबा, कोशिश करता हूं। शाम 4 बजे ग्राउंड में कैदियों की परेड के दौरान नवयुवक को तीनों गैंग के लोग घेर लेते हैं। 70-80 के करीब गुंडे नवयुवक को देखकर हंस पड़ रहे हैं। कोबरा, अब तुम्हें आखिरी प्रसाद मिलेगा, हम तीनों से बदतमीजी का। कालिया, और प्रसाद भी ऐसा, आज के बाद कोई सर उठाकर चलेगा नहीं हमारे सामने। जग्गू, अब देर किस बात की, शुरू हो जाओ। सब कैदी शोर मचाते हुए ग्राउंड को घेर लेते हैं। चमनलाल, बेचारे की किस्मत ही खराब है, अब तो सीधा हॉस्पिटल ही जाएगा। उन गुंडों के शोर से ग्राउंड गूंज उठता है और सब नवयुवक पर टूट पड़ते हैं और वहां खड़े सब कैदियों की आंखें बहल की चली गई। अगले 1 मिनट में ही सब गुंडे जमीन पर पड़े करहा रहे थे। किसी के दांत पेट में थे, किसी की नाक टूट चुकी थी, किसी की हड्डियां चटक चुकी थी, बस जमीन पर पड़े दर्द के मारे बिलख रहे थे। कोबरा, जग्गू, कालिया दर्द से तड़पते हुए नवयुवक को देखते हैं। भाई, आज से आप ही यहां के डॉन हो। नवयुवक मुस्कुराकर एक तरफ चल पड़ता है। कोबरा दर्द से तड़पते हुए, भाई जाते जाते नाम तो बता जा। नवयुवक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। विक्रांत। विक्रांत जेल में क्यों है? रेडमार्क क्या है? कौन है यहां का बॉस? जानने के लिए बने रहें कहानी के साथ। भाग 2। रात 10 बजे महानगर के उत्तर में एक आलीशान कोठी के अंदर। मैडम सपना, इस महीने आखिर तक हमें 20 लड़कियां और चाहिए, कैसे भी करो। देखिए सरस जी, अभी पिछले महीने ही तो 50 भिजवाई हैं दुबई। सरस, पर ये 20 लड़कियां हमें रेडमार्क के लिए चाहिए। इस बार हमारे क्लाइंट साल का जश्न यहीं मनाएंगे और हाई क्वालिटी के नशे का भी बंदोबस्त आप ही को करना है। सपना, सब हो जाएगा, बस आप पैसे का बंदोबस्त पूरा रखें। सरस, अब बेफिक्र रहो, मुंह मांगा पैसा मिलेगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेता इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सपना, ठीक है, फिर काम हो जाएगा। तो फिर मैं चलता हूं। सरस उठकर चला जाता है। सपना फोन मिलाती है। मैडम रेड से बात करनी है। दूसरी तरफ से ओके। कुछ समय पश्चात, बोलो सपना, क्या कहना है? सपना, मैडम रेड, सरस जी आए थे, नए साल की पार्टी रेडमार्क में ही करना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें 20 लड़कियां और हाई क्वालिटी का ड्रग्स चाहिए, इसलिए मैंने आपको फोन किया। पैसा भी मुंह मांगा देना चाहते हैं, बस पार्टी में कोई लफड़ा ना हो, क्योंकि सभी बड़े बिजनेसमैन और नेता हैं और रेडमार्क से ज्यादा सुरक्षित जगह पूरे महानगर में कहीं नहीं है। रेड, काम हो जाएगा, 100 करोड़ ले लेना। सपना, ठीक है मैम। सपना इस बात से अनजान थी, कोई शख्स उसकी और सरल की सारी बातें और मैडम रेड से भी हुई बातों का वीडियो रिकॉर्डिंग करके वहां से चुपचाप बाहर जा चुका था। वो शख्स और कोई नहीं, विक्रांत ही था। उसके होठों पर मुस्कान थी। दूसरी तरफ तभी कुछ गुंडे एक व्यक्ति को पकड़कर लाते हैं रेड के सामने। रेड, कौन है ये? गल्ला, मैडम रेड जासूस है, रेडमार्क में जासूसी करने आया था, सबूत जुटाने। रेड, जासूसी करने आया था साले? गल्ला, ये देखो मैडम, कैमरा जिससे हमारी गतिविधियां शूट कर रहा था ये। रेड, उसके सर के बालों को जोर से खींच दिया। तुझे पता है मुझे रेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुझे रेड रंग बहुत पसंद है और अब तेरे बदन से भी रेड रेड बाहर आएगा। और सभी जोर से हंसते हैं। गल्ला अपनी तलवार मैडम रेड को दे देता है और मैडम उसकी छाती पर क्रॉस मार्क बना देती है।
जासूस तड़प कर मर जाता है। और तभी अरे बेटा रेड, ये क्या किया? और सभी गुंडे उसे देखकर पीछे हट जाते हैं और उसे सलाम ठोकते हैं। गल्ला, सलाम मार्क सेठ। रेड, पापा जासूस था, हमारी जासूसी कर रहा था। मार्क, अच्छा किया साले को मार दिया, पर चौराहे पर ले जाकर मारते, कितनी बार समझाया। गल्ला, साले की बॉडी को चौराहे पर डालकर अपने जंगली कुत्ते छोड़ दो, सब सफाचट कर जाएंगे। गल्ला, ठीक है मार्क सेठ। रेड, सपना का फोन आया था, एक बड़ी पार्टी का ऑर्डर मिला है, यही रेड मार्क में 20 लड़कियां चाहिए और हाई क्वालिटी का ड्रग्स भी। मार्क, तो क्या दिक्कत है, इतना बड़ा महानगर है, बहुत लोग घूमने आ रहे हैं, उठा लो 20 लड़कियां। रेड, ठीक है पापा, और बाहर निकल जाती है। पुलिस ऑफिस में पुलिस कमिश्नर अपना सर पकड़े बैठे हैं। क्या कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है? क्या हो गया हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को? इंस्पेक्टर राजवीर, अब क्या करें सर, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तभी, मैं अंदर आ सकती हूं सर? पुलिस कमिश्नर, आ जाओ वैशाली। वैशाली अंदर आकर एक जबरदस्त सैल्यूट करती है। कमिश्नर, राजवीर ये हमारी नई सब इंस्पेक्टर है और ये आपके साथ ही काम करेंगी। राजवीर, ओके सर। वैशाली, मैं कुछ कहना चाहती हूं सर। पुलिस कमिश्नर, बोलो। वैशाली, मैं अपने करियर की शुरुआत रेड मार्क से करना चाहती हूं। और दोनों पुलिस अधिकारी चौंक जाते हैं। पुलिस कमिश्नर, अभी तुम नई हो, इसलिए अभी तुम्हें वहां नहीं भेजा जा सकता। राजवीर, अभी तुम्हें काम सिखाना है, पुलिस कैसे काम करती है। वैशाली, आपकी बात सही है सर, और मेरा विश्वास करें हमें सफलता ही मिलेगी। वैसे भी मैं बिल्कुल नई हूं, अभी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी मुझे नहीं जानते। हमारे डिपार्टमेंट के भी भ्रष्ट लोग शायद उन लोगों से मिले हुए हों, और जो भी पुलिस वाला वहां जाता होगा उसकी मुखबिरी हमारे अंदर के लोग ही कर देते होंगे, इसलिए हमें हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में मेरा जाना ही ठीक है। राजवीर, वैशाली की बात में दम तो है, हम एक बार आजमा कर देख सकते हैं। कमिश्नर, तो फिर ठीक है, अब जाने की तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक। महानगर का सबसे बड़ा नाइट क्लब जहां ज्यादा ही रौनक लगी हुई थी, शायद कोई पार्टी चल रही थी। डांस फ्लोर पर कुछ लड़कियां डांस करने में व्यस्त थीं अपने बॉयफ्रेंड के साथ। कुछ आवारा टाइप लड़के भी वहां फुल मस्ती और एंजॉय कर रहे थे। और तभी एक इंसान को ढूंढते हुए विक्रांत वहां आ जाता है। उसकी नजर सामने सोफे पर बैठे सरस पर पड़ती है और वह उसके पास चला जाता है। विक्रांत, आपका नाम सरस कुमार है? सरस नशे में डूबा हुआ था। आप कौन? विक्रांत, सरस कुमार। विक्रांत, बोलो क्या काम है? विक्रांत, मुझे कुछ जानकारी चाहिए आपसे। अंग्रेजी म्यूजिक पर वेस्टर्न कपड़ों में डांस कर रही एक लड़की की नजर विक्रांत पर पड़ती है और उसका बदन डांस करते हुए धीरे धीरे रुक जाता है। वह बिना पलक झपकाए उसको देख रही है, गौर से। लगातार उसकी आंखें सिकुड़ती और फैलती चली जा रही हैं। अपने सामने आए लड़के लड़कियों को हटाकर डांस फ्लोर से नीचे उतर कर आती है। उसके साथ आई लड़कियां। क्या हुआ? सरस कुमार, जानकारी चाहिए। पुलिस में हो क्या? विक्रांत, नहीं। सरस, तो तुमने मुझे गूगल समझाया जो तुम्हें जानकारी चाहिए। विक्रांत, आप बुरा मान गए और होठों पर मुस्कान आ जाती है। सरस कुमार, देखो भाई, मैं सिर्फ काम की बात करता हूं। वेटर, सर को भी पैक दो। विक्रांत वेटर को हाथ से इशारा करता है। ना का। सरस कुमार, तो अब आप जा सकते हैं, हमें पार्टी एंजॉय करने दो। और सरस हाथ से कुछ इशारा करता है। 4 लंबे तगड़े बाउंसर वहां आकर खड़े हो जाते हैं। वो लड़की लगातार विक्रांत को ही देख रही है। लड़की, लगता है फाइट होने वाली है। दिख रहे हो सामने? पर वो है कौन? वो लड़का जिसे तुम इतना घूर रही हो। लड़की, बस तुम चुप रहो और अपना जाकर डांस करो। विक्रांत, ठीक है, मैं समझ गया, पर बात तुम्हारे फायदे की ही थी। विक्रांत बात को संभालने की कोशिश करता है। सरस कुमार, अभी तक जानकारी चाहिए थी और अब मेरे फायदे की बात। चलो बताओ, क्या फायदा करवा सकते हो तुम मेरा? विक्रांत मन ही मन मुस्कुराता है। असल में मुझे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है और उसमें सब हाई प्रोफाइल लोग आने वाले हैं, इसलिए मुझे आपसे मदद चाहिए थी। सरस कुमार, ओह, तो यह बात है,
और हाथ के इशारे से अपने बाउंसर्स को वापस भेज देता है। सरस कुमार, हाँ तो बोलिए अब मिस्टर विक्रांत। और तभी उन दोनों की बातचीत के बीच में वो लड़की आ जाती है। हेलो मिस्टर विक्रांत। और आवाज सुनते ही विक्रांत का दिमाग एकदम से शांत हो गया। उसने अपनी नजर उठाकर देखा नहीं कि उनके सामने कौन आकर खड़ी हुई। उसके होठों पर एक लंबी मुस्कान आ गई और उसकी हथेली चेहरे को ढकने की पोजीशन पर आ गई थी। एक्सक्यूज मी सर, आप जाएंगे यहां से? उस लड़की ने सरस कुमार को टोका। सरस कुमार को यह बात पसंद नहीं आई। शराब के नशे और उस खूबसूरत लड़की को देखकर उसके आंखों में गंदगी उभर आई। अरे जान, हमने क्या बुराई है, आओ यहां बैठो। और अगले ही पल सरस कुमार के गाल पर इतना जबरदस्त चांटा पड़ा कि चांटे की आवाज से म्यूजिक सिस्टम ऑफ कर दिया गया। सब लोगों का ध्यान वहीं केंद्रित हो गया था। विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। शांति से बैठा हुआ था और मंद मंद मुस्कुराए जा रहा था। सरस कुमार क्रोध से आग बबूला हो उठा। अब तू देख तेरा अंजाम। विक्रांत समझ जाता है अब क्या होने वाला है और उसके एक इशारे से उसके चारों बाउंसर्स आ पहुंचते हैं। लड़की बस यही और अपनी घड़ी का बटन ऑन करती है और अगले ही पल तेज गति से 40 से भी ज्यादा हथियारों से लैस सुरक्षा गार्ड उसे घेर लेते हैं। सरस कुमार का तो नशा जैसे उड़ गया। उसका चेहरा डर के मारे भयभीत हो उठा, टांगे कांपने लगी। यस मैडम, कोई समस्या? हाँ तो क्या बोल रहा था तू? अब तुम देखो, इसे ले जाओ, कुत्ते की तरह मारो और सड़क पर फेंक दो और 1 मिनट में यह क्लब खाली करवा दो। लोग तो वहां से पहले ही जा चुके थे गड़बड़ी के अंदेशे से। 1-2 गोलियां चली, बचे कुछ लोग भी गायब हो गए और वह लड़की बड़ी मासूमियत से विक्रांत के सामने बैठ गई। विक्रांत ने अभी तक उसकी आंखों में देखा नहीं था, बस उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कौन है ये लड़की? कहानी में एक नया मोड़ जानने के लिए बने रहें कहानी के साथ। भाग 3। जेल में विक्रांत पूर्ण रूप से आराम से था। आज सब कैदी उसे देखकर खुश हैं। विक्रांत बगीचे में काम कर रहा है पर उसका ध्यान कहीं और लगा है। उसके साथ चमन लाल भी है। विक्रांत, आपको कितने साल हो गए बाबा यहां? चमन लाल, बस बेटा, जिंदगी यहीं बीत गई, मरने तक यहीं रहना है। विक्रांत, ऐसा क्या किया बाबा आपने? चमन लाल, बस बेटा, क्रोध में अंधा हो गया था और मेरे हाथ से 7 लोगों का कत्ल हो गया। बस अब सजा भुगत रहा हूं। विक्रांत, ठीक है बाबा, अपराध का दंड भोगना भी चाहिए, तभी पापों का प्रायश्चित होता है। चमन लाल, ठीक कह रहे हो बेटा। विक्रांत, एक बात बताइए बाबा, आप तो इस जेल से वाकिफ होंगे? चमन लाल, हां, चप्पे चप्पे से। विक्रांत, यहां इंटरनेशनल कैदियों को कहां रखा जाता है, आपको पता है? चमन लाल, हां, पूरब की तरफ, पर वहां जाने की इजाजत नहीं है किसी को भी, वो स्पेशल बैरक है। विक्रांत, अच्छा। चमन लाल की अनुभवी आंखें विक्रांत को थोड़ा समझने लगती हैं। चमन लाल, बेटा, कोई खास मकसद से आए हो अंदर? विक्रांत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हां, है तो खास, बस काम निपटा कर यहां से निकल लूं। चमन लाल उसकी बात से हैरान रह जाता है। क्या कहा? निकल लूं? यहां से निकलना नामुमकिन है। विक्रांत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चमन लाल, अगर भागना आसान होता तो यहां बड़े बड़े डॉन बैठे हैं बेटा, भाग जाते। ये जेल स्पेशल उन्हीं के लिए बनवाई गई है। और लंबी सांस लेता है। मैं भी भाग जाता। विक्रांत, ठीक है बाबा, तो तैयार रहना भागने के लिए, बहुत जल्द निकल चलेंगे। चमन लाल, मजाक कर रहे हो क्या इस बूढ़े के साथ? बाहर की खुली हवा में सांस लेना तो अब बस एक सपना ही है। और बूढ़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रांत, बस कुछ दिन, बस मेरा प्लान कंप्लीट हो जाए। दूसरी तरफ एक लड़की रेड मार्क में भीख मांग रही है। उसकी हालत बिल्कुल फटेहाल है। गंदा सा चेहरा, शायद महीनों से नहाई तक ना हो, बाल मिट्टी में सने पड़े हैं और इस तरह उलझे हैं
इन्हें सुलझाना शायद नामुमकिन हो। जब बोल रही है, इतने गंदे दांत, दांतों के ऊपर गंदगी की मोटी परत जम चुकी है, और हाथ पैर इतने गंदे कोई देखे तो उल्टी आ जाए। कुल मिलाकर गंदे नाले से बाहर आई कोई लड़की। रेडमार्क के चौराहे पर ही किनारे पर एक पेड़ के नीचे उसने अपना ठिकाना सा बना लिया है, जैसे आमतौर पर भिखारी बना लेते हैं। जेल में विक्रांत का ध्यान कहीं और ही लगा हुआ है, और उसके होठों पर मंद मंद मुस्कान है। नाइट क्लब। विक्रांत धीरे से ऊपर की तरफ चेहरा उठाता है और उस लड़की की आंखों में देखता है। विक्रांत अपना चेहरा भाव शून्य कर लेता है। लड़की की आंखों में बिल्कुल वैसे ही भाव हैं जैसे शिकारी के जाल में शिकार फंस जाने के बाद होते हैं। गौरवपूर्ण एहसास। विक्रांत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो लड़की की आंखों के आगे एक हल्की सी चुटकी बजाता है, और उसी क्षण उसकी घड़ी का डायल चमक उठता है, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो, और पूरे नाइट क्लब की लाइट आउट हो जाती है। और सिर्फ 4-5 सेकंड में पावर बैकअप वापस आती है, पर उस लड़की के आगे कोई नहीं बैठा था। विक्रांत जा चुका था। लड़की की आंखों में गुस्सा उतर आता है और होठों पर मुस्कान आ जाती है। लड़की, तुम्हारा शिकार करना आसान नहीं, और गुस्से से सामने रखी कांच की टेबल को तोड़ डालती है। सिक्योरिटी, उस आदमी को लाओ। लग रहा था सारा क्रोध सरस कुमार के ऊपर उतरने वाला है। बॉडीगार्ड, मैम वो आदमी भी गायब हो गया लाइट के जाते ही, और मुंह लटकाकर खड़ा हो जाता है। लड़की उसके मुंह पर तमाचा मार देती है। बेवकूफ, जाओ ढूंढो उसे, और पैर पटकते हुए खुद भी बाहर निकल जाती है। सिक्योरिटी इंचार्ज कहीं फोन मिलाता है और नाइट क्लब में हुए सारे वाक्य की जानकारी देता है। दूसरी तरफ विक्रांत सरस कुमार को कार में डालकर वहां से निकल चुका था। विक्रांत, अच्छा हुआ मैंने मेन पावर सप्लाई पर डिवाइस लगा दिया था। मुझे अंदर सरस कुमार से झगड़े की आशंका थी, पर यहां तो कुछ और ही ड्रामा हो गया। उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है और उसका ध्यान सरस पर जाता है। सरस कुमार की हालत फटे हुए लिफाफे जैसी हो चुकी थी। विक्रांत उसे देखकर मुस्कुराता है। हाँ तो सरस कुमार, अब मैं जो पूछूं सब चुपचाप बताते चले जाओ, वरना तुम्हें उन्हीं के आगे डालाऊंगा। सरस कुमार मरी मरी आवाज में, बदला तो मैं जरूर लूंगा, उस लड़की को छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। विक्रांत, तुम्हें जो करना है करना, पर पहले मेरे सवालों को जवाब दे दो। तुम जो रेडमार्क में पार्टी करवा रहे हो, मुझे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन कौन आ रहा है और क्या इंतजाम है? सरस कुमार, और ना बताऊं तो? विक्रांत के चपड़े कस जाते हैं। अगर मैं तुम्हें उनके बीच में से ला सकता हूं तो सोच लो ना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। सरस सोच में पड़ जाता है। पहले क्या बताओ, वो लड़की कौन थी? उसका टेम्परेचर तो बहुत हाई था। विक्रांत मुस्कुरा उठता है। तुम्हें एक फ्री में राय देता हूं, अब तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। सरस, क्यों? विक्रांत, क्योंकि वो लड़की राहुल चौहान की बहन है, खुशी चौहान। सरस, कौन 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 राहुल चौहान? वो राजस्थान वाली चौहान फैमिली? विक्रांत, हाँ वही, और होठों पर मुस्कान आ जाती है सरस की पतली हालत देखकर। सरस घबराहट के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। तुम अभी गाड़ी मोड़ के वापस ले चलो, मैं खुशी चौहान के पैरों में गिरकर माफी मांग लूंगा। कहां फंस गया मैं, सुबह सुबह आज किसका मुंह देख लिया? और अपने आप में गिड़गिड़ा उठता है। विक्रांत, डरो मत, मैं तुम्हें बचा सकता हूं। सरस, तुम मुझे बचा सकते हो? भाई बचा लो फिर, पर राहुल चौहान से कैसे बचाओगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? और अपने सिर पर खुद ही थप्पड़ बरसा देता है। विक्रांत, हम दोनों की फैमिली का आपसी प्रेम है ना, तुमने तो देखा ही होगा कितने प्यार से बात कर रही थी मुझसे। और लंबी मुस्कान चेहरे पर ले आता है। सरस कुमार विक्रांत के पैरों पर गिरने लगता है। भाई मुझे बचा लो। विक्रांत, मेरे सवालों के जवाब दे दो बस, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सरस घबराते हुए, मैं तुम्हें सब इंफॉर्मेशन दे दूंगा, बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए। घबराहट के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसके लिए आगे कुआं पीछे खाई थी। विक्रांत के होठों पर मुस्कान आ जाती है। बिल्कुल नहीं आएगा। विक्रांत गाड़ी का बटन दबाता है और एक छोटा सा कैमरा सरस की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है, और सरस को पता भी नहीं चलता। सरस कुमार बोलता जा रहा है। पार्टी में शामिल होने वाले सभी राजनेताओं, बड़े ऑफिसर्स और बिजनेसमैन के नाम, और पार्टी कैसे, कब और कहां होगी, पूरी बात बताता चला जा रहा है। कुछ समय पश्चात विक्रांत रेलवे स्टेशन के बाहर
गाड़ी रोक लेता है। विक्रांत, जो भी गाड़ी मिले उसमें बैठो और निकल जाओ। ये शहर अब तुम्हारे लिए खतरनाक हो चुका है। अपनी जान बचानी है तो शहर में मत दिखना। सरस कुमार, ठीक है विक्रांत, और स्टेशन में अंदर की तरफ भाग चलता है। भाग 4। महानगर के एक शानदार बंगले में खुशी चौहान अपने दोस्तों के साथ सुबह के नाश्ते में व्यस्त है। वहां बैठे सभी लोगों का मूड उखड़ा हुआ सा है। खुशी चौहान, रात के लिए आप सभी को सॉरी, पर मैं क्या करती, हालात ऐसे बन गए थे। अगले हफ्ते न्यू ईयर पर हम रात भर एंजॉय करेंगे, ओके? और अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ सबके गुस्से को थोड़ा कम करती है। स्वाति सिंह, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी सिक्योरिटी के होते एंजॉय की तो बात मत ही करो। साक्षी ठाकुर, तुम्हारे साथ आना तो बेकार ही है, बेवजह आए। अजय और शंकर, जो स्वाति और साक्षी के बॉयफ्रेंड है। अजय सिंह, साक्षी ठीक कह रही है, कल रात तो मूड ऑफ हो गया। शंकर सिंह, खुशी, मुकेश राणा आने वाला है। खुशी के चेहरे पर मुकेश का नाम सुनते ही खुशी झलक उठती है। साक्षी मुस्कुराते हुए, तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड भी कल रात होता तो छोड़कर चला जाता, बच गई तू। खुशी चौहान के होठों पर मुस्कान आ जाती है। बस उसी का इंतजार है। महाशय अभी तक आए नहीं। और तभी बाहर गाड़ी के हॉर्न ने सबका ध्यान खींचा। शंकर सिंह, नाम लिया, हाजिर। खुशी चौहान, मैं उसे लेकर आती हूं, और फौरन उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। बाहर जाते वक्त उसकी चाल बता रही थी वो कितनी खुश है मुकेश राणा के आने पर। सरस कुमार, जिसे विक्रांत ने रेलवे स्टेशन के बाहर उतारा था, इस वक्त वो रेड मार्क में था। सरस कुमार, मैडम रेड, विक्रांत को बेवकूफ बनाकर मैं यहां आ गया हूं, पर अब जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं रहूंगा। रेड, पर यह विक्रांत है कौन, और उसने तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन ली किस लिए है? करेगा क्या वो इंफॉर्मेशन का? सरस कुमार, यही तो जानना है। रेड, कहीं पर वो पुलिस वाला तो नहीं था? सरस कुमार, नहीं, पर एक बात है। रेड, क्या बात है? सरस कुमार, आप चौहान फैमिली का नाम तो जानते ही होंगे। रेड, आप उन्हें कौन नहीं जानता? और राहुल चौहान, हाय, दिल आ गया उस पर। तो कितना हैंडसम है वो, और उसकी आंखों में एक अजीब सी खुमारी छा जाती है। सरस कुमार, तो फिर उस विक्रांत को राहुल चौहान की बहन खुशी चौहान जानती है। रेड, तो फिर विक्रांत भी हमारे जैसा होगा, 2 नंबर का आदमी। सरस कुमार, वो भी पार्टी ऑर्गेनाइज करने की ही बात कर रहा था। रेड, कहीं ऐसा तो नहीं हमसे बेहतर डील वो हमारे क्लाइंट से करना चाहता हो? इससे तो हमें बड़ा नुकसान होगा। सरस, हो सकता है। रेड, तो फिर विक्रांत से हमारी मीटिंग फिक्स करो। सरस, पर मैं नहीं जानता वो कहां है। रेड, पर शायद खुशी चौहान जानती हो। सरस, पर उस शेरनी से कौन बात करेगा? रेड, तुम फिक्र मत करो, मैं राहुल चौहान से बात कर लेती हूं। उससे खुशी चौहान का नंबर लेकर हम विक्रांत का पता लगा सकते हैं। सरस कुमार, मेरी हरकत की जानकारी मत देना। रेड, तुम बेफिक्र रहो। और राहुल चौहान को फोन मिला देती है। और फिर दोनों की कुछ देर बात होती है। उसके चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें आ जाती हैं, और फिर रेड के होठों पर मुस्कान आ जाती है। खुशी चौहान अत्यंत प्रसन्न लग रही है मुकेश राणा के आ जाने के बाद। साक्षी ठाकुर, हमारा भी कुछ ख्याल रख लो, या अपने बचपन के दोस्त के आने पर बस उसी का ख्याल रखोगी? मुकेश राणा, शायद इन लोगों को पता नहीं, हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। खुशी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। और खुशी की हथेली पकड़कर चूम लेता है। खुशी, और तुमने भी हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, उतना बड़ा धोखा खाने के बाद, प्यार में। अगर तुमने मुझे नहीं संभाला होता तो शायद मैं बिखर जाती। और वो भी उसके हाथों को चूम लेती है। स्वाति सिंह, आय हाय, लैला मजनू तो यहीं प्यार में डूब गए। सभी की हंसी से कमरा गूंज उठता है। और तभी बंगले पर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। सभी चौंक से जाते हैं। खुशी चौहान, अब तो कोई नहीं आने वाला था। और कुछ ही पलों में दरवाजा खुलता है और सामने से अमरीश चौहान, राहुल चौहान, राज चौहान अंदर चले आते हैं। और सभी उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। 31 की रात 10 बजे रेड मार्क में कई जगह बड़ी पार्टी आयोजित की गई। रेड मार्क के चौराहे पर गल्ला ने भी पार्टी का पूरा बंदोबस्त कर रखा है।
एक तरफ तेज म्यूजिक बज रहा है, पूरी लाइटिंग से चौराहा जगमगा रहा है। 200 के करीब गुंडे शराब के नशे में डूबे हुए हैं और म्यूजिक की धुन पर नाचने में मस्त हैं। पार्टी पूरे जोरों शोरों पर है। छोटे छोटे कपड़ों में बहुत सी लड़कियां उन्हें और नाचने पर विवश कर रही हैं। खाने पीने का भी पूरा बंदोबस्त किया गया है। 11:30 बजे जेल के अंदर विक्रांत अपने बराबर में सोए चमनलाल को जगाता है। विक्रांत हौले से उसे हिलाता है। बाबा, चलना है तो तैयार हो जाओ, 10 मिनट में हमें बाहर निकलना है। चमनलाल उठते हुए, क्या कहा? अभी चलना है? पर कैसे, वो भी 10 मिनट में? और हैरानी व्यक्त करता है। विक्रांत उसे चुप रहने का इशारा करता है और अपने पीछे चले आने को कहता है। विक्रांत सलाखों के पास आता है। ये पहली बाधा है और विक्रांत के होठों पर मुस्कान आ जाती है। चमनलाल, अब तुम्हारे मुस्कुराने से सलाखें टूट, आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। विक्रांत ने सलाखों को इतनी जोर से खींचा था कि अब उनके बीच से कोई भी जा सकता था। विक्रांत, आओ बाबा, निकलो बाहर। चमनलाल फुर्ती से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे पीछे विक्रांत। और फिर विक्रांत सलाखों को सीधा कर देता है। विक्रांत, अब ठीक है? चमनलाल, बिल्कुल ठीक है, किसी को पता भी नहीं लगेगा कोई बाहर निकला। विक्रांत, मेरे पीछे ही रहना। और विक्रांत चमनलाल को लेकर तेजी से आगे बढ़ जाता है, उस तरफ जिस तरफ इंटरनेशनल कैदियों को कैद किया गया है। विक्रांत, बाबा आप यहीं पर इन फूलों को और पौधों के बीच में बैठ जाओ, मैं 5 मिनट में आया किसी को लेकर। चमनलाल, पर वहां से किसी को लाना असंभव है। विक्रांत, होगा असंभव, पर आज सब संभव होगा। सब न्यू ईयर के जश्न में डूबे हैं, इस बात का फायदा हमें मिलेगा। और विक्रांत तेजी से सामने खड़ी 14 फुट ऊंची दीवार को एक ही जंप में पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है। तेज फ्लैशलाइट यहां वहां जगमगा रही है, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, पर विक्रांत बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता जा रहा है। विक्रांत 8x8 के चैम्बर के आगे रुकता है। ऊपर नाम पड़ता है और दरवाजे के ऊपर बने छोटे से छेद से अंदर सोए शख्स को देखता है और उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। विक्रांत अपने अंगूठे के नाखून को बाहर निकालता है, जो एक पतला सा नकली नाखून था। उसके अंदर से एक छोटी चिप निकालता है और उसे लॉक पर लगा देता है। उस लॉक का सॉफ्टवेयर सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। विक्रांत धक्का देकर दरवाजा खोल देता है। विक्रांत, सोहेल खान, और उसे हिलाकर जगाता है। सोहेल खान हड़बड़ी में, कौन है? विक्रांत, चुप रहो और मेरे साथ चलो बाहर। सोहेल खान आश्चर्य में पड़ जाता है। विक्रांत, तुम यहां? उसकी आवाज लड़खड़ा उठती है। विक्रांत, बात में मैं तुम्हें यहां से निकालने आया हूं, चलो फटाफट। और सोहेल खान को खींचते हुए बाहर निकाल ले जाता है, दरवाजे को बंद कर देता है। विक्रांत चिप को निकालकर फिर से अंगूठे में एडजस्ट कर देता है और दोनों उस दीवार के पास पहुंच जाते हैं। विक्रांत, मेरे हाथों में पैरों को रखो, मैं तुम्हें ऊपर उछाल दूंगा, तुम दीवार पकड़ लेना और ऊपर चढ़ जाना। सोहेल खान हैरान है उस ऊंची दीवार को देखकर। विक्रांत, जल्दी करो सोहेल खान। सोहेल खान उसके हाथों पर पैर रखता है और विक्रांत उसे बड़ी आसानी से ऊपर उछाल देता है। सोहेल खान की लैंडिंग दीवार के ऊपर ही होती है और अगले ही क्षण विक्रांत भी दीवार पर था और वो दूसरी तरफ उतर जाता है। सोहेल खान दीवार से लटक कर नीचे उतर आता है। विक्रांत चमनलाल को भी फूलों के पौधों से बाहर निकाल लेता है। विक्रांत, तुम दोनों चुपचाप मेरे पीछे चले आना। और विक्रांत तेजी से ऑफिस की तरफ भाग चलता है। चमनलाल और सोहेल खान भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। भाग 5। विक्रांत उन दोनों को लेकर अंदर के एंट्री गेट पर पहुंचता है। सोहेल खान, यहां से जाने पर तो हम पकड़े जा सकते हैं। विक्रांत, पर जाना तो पड़ेगा ही। और फिर से अंगूठे से चिप निकालकर गेट के पैनल पर लगा देता है और गेट एक तरफ को सरक जाता है। विक्रांत चिप को संभालकर आगे बढ़ जाता है। उस तरफ बैठे दोनों पुलिस के जवान बेखबर से बैठे हैं और जब तक कुछ समझ पाते विक्रांत उन्हें बेहोशी की दुनिया में पहुंचा चुका था। चमनलाल खुश होते हुए, लगता है नया साल बाहर ही बनेगा। विक्रांत, मेरे पीछे ही रहना, और तेजी से रिकॉर्ड रूम की तरफ भाग चलता है। सोहेल खान, तुम कर क्या रहे हो? यहां आने का मतलब क्या है? हमें तो जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है। विक्रांत, यह काम बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए नहीं तो। पर
चमनलाल और मेरे लिए। विक्रांत तेजी से रिकॉर्ड रूम में अपने कैदी नंबर और चमनलाल के रिकॉर्ड को ढूंढता है। चमनलाल, मेरा रिकॉर्ड तो बहुत पुराना होगा, शायद फाइलों में कीड़ा भी लग गया होगा, और हंस पड़ता है। सोहेल खान दरवाजे पर खड़ा निगरानी कर रहा है। वो अत्यंत भयभीत है। उसे झुंझुलाहट हो रही है विक्रांत के उल्टे सीधे काम से। और कुछ ही पलों में विक्रांत अपना और चमनलाल का रिकॉर्ड फाइल कमर में दबाए बाहर आ गया था। विक्रांत, मिल गई मेरी और चमनलाल की फाइल, चलो अब। विक्रांत तेजी से फिर कैमरा रिकॉर्डिंग रूम में पहुंचता है और अंदर 5 पुलिस वाले काम छोड़ शराब पीने में व्यस्त थे। विक्रांत के होठों पर मुस्कान आ जाती है। उन्हें भी बेहोशी की दुनिया में पहुंचाने में ज्यादा समय नहीं लगा। सोहेल खान, अब यहां क्या करोगे? विक्रांत, पिछले 1 हफ्ते की सारी रिकॉर्डिंग डिलीट करनी है। और कुछ ही पलों में विक्रांत सब काम निपटा देता है और कुछ मिनट के लिए कैमरा को पुश कर जाता है। चमनलाल और सोहेल खान सर्दी में भी पसीने से तरबतर हो रहे हैं। चमनलाल, अभी तक 10 मिनट नहीं हुए क्या? विक्रांत, बस 2 मिनट बचे हैं। चमनलाल, अब 2 मिनट में कैसे बाहर निकलोगे? विक्रांत, बहुत आसान है, और इस जेल की सबसे बड़ी एक दुर्बलता जो ठीक हमारे नीचे से जाती है। सोहेल खान, तुम्हारा मतलब है सीवर लाइन? विक्रांत, हाँ, इस ऑफिस के नीचे से 6 फुट की सीवर लाइन जाती है। अंदर तो यह सिर्फ 1 फुट है, पर यहां से उसका आकार 6 फुट चौड़ा और 6 फुट ऊंचा है। बस हमें अब बाथरूम में जाकर सीवर का ढक्कन उठाना है और उसके अंदर उतर जाना है। अगले 1 मिनट में हम इस जेल की सीमा से बाहर होंगे। चमनलाल, तो देर किस बात की है, चलो। और फिर तीनों वहीं बराबर में बने बाथरूम की तरफ भाग चलते हैं। जेल में ही चल रही न्यू ईयर की पार्टी की आवाज भी उनके कानों पर आ रही थी। सोहेल खान, विक्रांत, आज का दिन भागने के लिए एकदम सही चुना तुमने, वरना शायद समस्या खड़ी होती। विक्रांत, सही कहा तुमने, यही प्लान था मेरा। और फिर बाथरूम में पहुंचकर तीनों सीवर लाइन के माध्यम से जेल की सीमा से बाहर निकल आते हैं और फिर ऊपर आ जाते हैं। सोहेल खान, अब आगे क्या प्लान है, कहां जाना है हमें? विक्रांत, अभी पता लग जाएगा, अभी 20 सेकंड पड़े हैं। और ठीक 11:40 पर एक गाड़ी वहीं आ जाती है। तीनों गाड़ी में समाकर आगे निकल जाते हैं। चमनलाल, वाह विक्रांत, मजा आ गया, अब तो मैं आजाद हूं। और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो विक्रांत को गले लगा लेता है। विक्रांत, अभी नहीं बाबा, अभी आप आजाद नहीं हो। और कमर से अपनी और चमनलाल की फाइल निकालता है। विक्रांत, ड्राइवर साहब माचिस देना। ड्राइवर माचिस पकड़ा देता है और विक्रांत फाइल्स को आग लगा देता है। विक्रांत, लो बाबा, आज के बाद हम कभी जेल में नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ एक बड़े से हॉल में एक 4 फुट ऊंचा केक रखा गया है। पूरे हॉल को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। स्टेज पर डीजे की लाइट और विदेशी म्यूजिक पर खुशी चौहान अपने दोस्तों के साथ डांस करने में व्यस्त है। राणा के साथ उसकी जुगलबंदी सभी को आकर्षित कर रही है। खुशी चौहान स्वर्ग की अप्सरा के समान खूबसूरत लग रही है। हर युवा की नजर रह रहकर उसी पर जा रही है। विदेशी लोगों की भी भरमार है और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। एक शख्स, क्या विक्रांत ठीक 12 बजे तक सोहेल खान को ले आएगा या हमारा यह केक ऐसे ही पड़ा रह जाएगा? पता लग जाएगा। सिर्फ 15 मिनट पड़े हैं 12 बजने में और तभी एक आदमी उसे आकर सूचना देता है, जिसे सुनकर वह खुशी से झूम उठता है। मिशन कामयाब रहा। सोहेल खान को लेकर विक्रांत आ रहा है। 11:50 पर चौराहे पर उस भिखारिन की नजरें उस पार्टी पर ही जमी हुई हैं और तभी कल्ला म्यूजिक बंद करवा देता है। बिल्लू, क्या हुआ बॉस, म्यूजिक क्यों बंद करवा दिया? गल्ला, अबे घोंचो, अब एक नया म्यूजिक शुरू होगा, मैंने किसी से वादा किया है ना। और बड़ी जोर से हंस पड़ता है। गल्ला स्टेज पर खड़ा हो जाता है शराब के नशे में। मेरे प्यारे प्यारे गुंडे भाई लोगों, पिछले हफ्ते मैंने एक बुढ़िया से वादा किया है, नया साल उसी की बेटी के साथ मनाऊंगा। तो दोस्तों, अब नए साल का जश्न उसी के साथ मनाते हुए मुझे देखो। जा बिल्लो, उठाकर ला उस बुढ़िया की लड़की को। और चारों तरफ गुंडों का शोर गूंज उठता है। वो शराब के नशे में मदहोश होने लगते हैं। बिल्लू वहां से जाकर वैन में पड़ी लड़की को बालों से घसीटकर मंच की तरफ ले चलता है। बिल्लू, तुझे क्या लगा तू यहां से पहले भाग जाएगी? आज कल्ला बॉस ना तेरे साथ ही नए साल की पार्टी करेगा।
लड़की के चिल्लाने की आवाज से वातावरण गूंज सा उठता है। हृदय को भेद देने वाली आवाज उन सैकड़ों गुंडों की आवाज में भी साफ सुनाई दे रही है। दूर से देख रही भिखारिन की आंखों में क्रोध आना शुरू हो जाता है। कंट्रोल वैशाली, कंट्रोल, तुझे लफड़े में नहीं पड़ना है। आज मुझे अपनी आंखों के आगे ही ये दरिंदगी देखनी होगी। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही। कैसी विवशता है मेरी। कंट्रोल कर, कंट्रोल। मुझे अपना ध्यान मिशन पर ही लगाना होगा। मुझे यह सब देखते हुए भी अनदेखा करना होगा। और वैशाली खून के आंसू पीकर रह जाती है। बिल्लू लड़की को लाकर स्टेज पर फेंक देता है। गल्ला उसके बाल पकड़ के खड़ा रहता है और सब गुंडे नीचे से तालियां बजा बजा कर शो का आनंद ले रहे हैं। गल्ला लड़की के ऊपर के कपड़े फाड़ डालता है। गुंडे खुशी से शोर मचाने लगते हैं। लड़की गुस्से में गल्ला के मुंह पर तमाचा मार डालती है। गल्ला का क्रोध उसके सर पर बैठ जाता है और वो बेरहमी से लड़की के मुंह पर तमाचे बरसा देता है। लड़की के चीखने की आवाजें वातावरण में गूंज उठती हैं। वैशाली गुस्से से अपनी नजरें नीची कर लेती है और फिर एकाएक उसके हाथ में पिस्टल चमक उठती है। मिशन अब भाड़ में जाए, पहले मैं इसी के पर ही चढ़ा देती हूं। और तभी चौराहे के पास से गुजरती गाड़ी में बैठे नवयुवक को भी लड़की के चिल्लाने की आवाज ने चौकन्ना कर दिया। नवयुवक, गाड़ी रोको, मुझे लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी है। ड्राइवर, गाड़ी तो अब मंजिल पर ही रुकेगी। वैसे भी यहां पर गल्ला का शो चल रहा है। उठा लाया होगा किसी लड़की को। और एक गंदी और भद्दी हंसी हंस पड़ता है। नवयुवक, मैंने कहा गाड़ी रोको। ड्राइवर, मैंने भी कहा ना मंजिल पर ही। बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। दरवाजे को तोड़ता हुआ वो बाहर जा गिरा था। नवयुवक ने स्टीयरिंग पूरा घुमा डाला। गाड़ी घूमते वक्त दो पहियों पर आ गई थी और नवयुवक अगले ही पल ड्राइविंग सीट पर था। सोहेल खान, अब ये क्या कर रहे हो विक्रांत? चमनलाल, लगता है जेल की फाइट फिर से देखने को मिलेगी। और विक्रांत की पीठ पर धौल जमा देता है। विक्रांत गुंडों के पीछे आकर इतनी तेज ब्रेक लगाता है कि सब गुंडे उस जगह से हट जाते हैं। और फिर विक्रांत हॉर्न पर हाथ रख लेता है और उसके शोर से वहां खड़े गुंडे सबकी बेचैनी बढ़ जाती है। गल्ला, अबे कौन है ये जो मेरे रंग में भंग डाल रहा है? बिल्लू, लगता है ज्यादा चढ़ा ली बॉस। नए साल पर सब मस्ती कर रहे हैं। गल्ला, बंद करवा इसे। चाहिए साला मूड ऑफ कर रहा है। चमनलाल, स्टेज पर खड़ी लड़की की हालत देखो। जालिमों ने क्या हालत की है लड़की की। इन कुत्तों की हालत भी इससे भी बुरी कर देना विक्रांत। विक्रांत, ठीक है बाबा, आज इन सबके पापों का हिसाब होगा। विक्रांत गाड़ी से उतरता है। सबकी नजर विक्रांत पर ही है। वैशाली जो दूर से कुछ करने की सोच रही थी वो भी वापस रुक जाती है और उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वैशाली, आखिर आ ही गए तुम रेड मार्क में। पर यह मिशन वैशाली ही पूरा करेगी, तुम नहीं। और उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। विक्रांत बिना किसी भय के उन गुंडों के बीच में से होता हुआ स्टेज पर चढ़ जाता है। लड़की, भैया मुझे बचा लो। और विक्रांत का हाथ पकड़ती है। विक्रांत अपना कुर्ता उतार कर उसे देता है। जाओ गाड़ी में बैठो। गल्ला, शेर के मुंह से उसका शिकार छीन रहा है। तू है कौन बे? और अपना हाथ विक्रांत की गर्दन की तरफ बढ़ा देता है। और अगले ही पल उसके चीखने की आवाज शायद पूरे रेड मार्क में सुनाई दी गई हो। जैसे रिबन को फोल्ड किया जाता है वैसे उसके हाथ को गोल गोल फोल्ड कर दिया था विक्रांत ने। उसकी हालत देखकर गुंडों की सांसें हलक में ही अटक गई। बिल्लू, मारो साले को। गुंडे विक्रांत के ऊपर झपट पड़ते हैं। वैशाली दूर बैठी तमाशे को देख रही है। वो भी टूटते फूटते गुंडों को देखकर रोमांच से पागल हुई जा रही है। सोहेल खान तो अचंभित सा बैठा है और मन ही मन में, इससे उलझना तो बेवकूफी है, आमने सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और मुश्किल से 2 मिनट बाद ही हर चीज टूट फूट चुकी थी। डीजे, लाइट्स, शराब की बोतलें, शायद ही कोई साबुत पड़ी हो। वहां जश्न मनाने वाली हर चीज को विक्रांत के क्रोध का सामना करना पड़ा था। गुंडों का तो पूछो ही मत, जिंदगी भर अब अपाहिज रहने वाले थे वो। चमनलाल गाड़ी से नीचे उतरता है और अपनी घबराहट छिपाते हुए, अब कुछ नहीं बचा है तोड़ फोड़ के लिए, आ जाओ। विक्रांत, उस बहन से पूछो क्या उसके दिल को राहत पहुंची। चमनलाल, बोलो बेटी। लड़की का गला भर आया था और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कौन इंतजार कर रहा था सोहेल खान का? जानने के लिए बने रहें कहानी के साथ।
भाग 6। लड़की, भैया आपने वाकई में इस जगह को इन शैतानों से मुक्त कर दिया। विक्रांत, ये तो मेरा फर्ज था और मेरा काम भी यही है, अपराध का नाश। आसपास मोहल्ले के सब लोग वहां जमा हो चुके थे और तभी भीड़ को चीरते हुए लड़की की मां वहां पहुंचती है और अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। चमनलाल उसे गौर से देखता है। शांति, तुम शांति हो? औरत अपना नाम उसके मुंह से सुनकर चौंक जाती है। आप कौन हैं? चमनलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गौर से देखो बहन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई चमन हूं, परसों पहले जेल चला गया था ना। शांति, चमन मेरे भाई, मैंने तुम्हें पहचान लिया। और उसे अपनी बाहों में भर लेती है और अत्यंत भावुकता में रो पड़ती है। चमनलाल भी हृदय की गहराई से फूट फूट कर रो रहा है। सब लोगों की आंखों में उनका मिलन देखकर आंसू आ जाते हैं। भाई बहन का मिलन सबको भावुक कर गया। विक्रांत, ये तो गजब हो गया। भगवान भी कहां कहां से अपनों को मिला देता है। शांति, चलो भैया घर चलो, यही मेरा घर है। विक्रांत, हाँ बाबा, अब आपको जाना चाहिए। अब अपनी बहन भांजी के साथ बाकी जिंदगी गुजारो। और बाबा को गले लगा लेता है। चमनलाल, विक्रांत बेटा, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था। विक्रांत, बाबा मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं, आज यहां हूं कल कहां मुझे खुद पता नहीं, पर जब भी जरूरत पड़े तो याद करना, किसी ना किसी मोड़ पर मैं मिल ही जाऊंगा। विक्रांत, और आप सब मोहल्ले वाले लोगों, इतने कायर मत बनकर रहा कीजिए, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना सीखिए। आप सब मिलकर रहेंगे तो ऐसे गुंडे पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। सब लोग विक्रांत की बात का समर्थन करते हैं और आगे से एकजुट होकर रहने का प्रण करते हैं। विक्रांत सबको अलविदा कहकर गाड़ी को अपनी मंजिल की तरफ भगा ले चलता है, इस बात से बेखबर कि कोई लड़की पीछे की सीट पर छिप गई है। सोहेल खान, तुम भी तो एक अपराधी वाला काम कर रहे हो, मुझे जेल से आजाद करवाकर। ऐसी क्या मजबूरी हो गई तुम्हारी? विक्रांत, मजबूरी? और उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। सोहेल खान, अब इसमें मुस्कुराने की क्या बात हो गई? मजबूरी शब्द सुनकर भी तुम्हें मुस्कान आ रही है। विक्रांत का ध्यान फ्लैशबैक में चला जाता है। कुछ दिन पहले की तो बात है, नाइट क्लब में खुशी चौहान से उसकी छोटी सी मुलाकात हो गई थी। विक्रांत, खान साहब, कोई दिल को अच्छा लगे तो क्या करे? सोहेल खान, अब ऐसी परिस्थितियों में तुम्हें प्यार की बातें कैसे सोच रही हैं? तुम्हें कुछ घबराहट सी महसूस नहीं होती? विक्रांत, छोड़ो ये डराने वाली बात, ये बताओ, खुशी चौहान से तुमने प्यार का खेल खेला तो क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ नहीं उससे, किसी भी पल? सोहेल खान, नहीं, मेरी लाइफ में खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं है। विक्रांत, पर मुझे तो वो दिल को भा गई और ये सारा चक्कर उसी के कारण हो रहा है, तुम्हें जेल से लाने और उन लोगों तक पहुंचाने के लिए। सोहेल खान चौंक जाता है विक्रांत की बात सुनकर। क्या कह रहे हो तुम? जरा खुलकर बताओ। विक्रांत झटके से गाड़ी को रोक देता है और गाड़ी से उतरकर बाहर आ जाता है। सोहेल खान भी गाड़ी से बाहर आते हुए, अब क्या हुआ? अब गाड़ी क्यों रोक दी? विक्रांत आराम से गाड़ी के बोनट पर बैठ जाता है। विक्रांत, एक बात समझ में नहीं आई, मैं तुम्हें छुड़ाकर ही क्यों लाया? सोहेल खान, तुमने अभी कहा खुशी चौहान के कारण। विक्रांत, पर क्यों? उसके कारण मैं तुम्हें क्यों आजाद कराने आ गया? सोहेल खान, अब ये तो तुम ही जानो, मैं क्या बता सकता हूं। विक्रांत, वो मुझे थोड़ी अच्छी तो लगी, शायद दिल को भी अच्छी लगी, पर उसके कारण मैं तुम जैसे इंटरनेशनल डॉन को आजाद कराने का अपराध कैसे कर बैठा? सोहेल खान, क्या तुम्हें खुशी चौहान से प्यार हो गया है जो उसके लिए इतना बड़ा रिस्क ले लिया? और कहीं तुम मुझे उसके हाथों मरवाने तो नहीं ले जा रहे? विक्रांत उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठता है। विक्रांत, देखो सोहेल खान, तुमने उसके साथ प्यार का झूठा खेल खेला, उसके साथ घूमे फिरे, बाहों में बाहें डालकर चांद को निहारा, झूला झूले, प्यार की लाइफ एंजॉय की। सोहेल खान, हाँ तो? विक्रांत, पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। शायद ही कभी प्यार से खुशी चौहान से बातें भी की हो, और उसकी नजरों में तो शायद मैं जीरो ही हूं। फिर भी मैंने इतना बड़ा रिस्क क्यों ले लिया उसके लिए? सोहेल खान मुस्कुराते हुए, लगता है तुम्हें
एक तरफा प्यार हो गया है विक्रांत, एक तरफा नहीं, क्योंकि एक तरफा प्यार में भी उसके आसपास रहता मैं, उसे अपना प्यार किसी तरह जाहिर तो करता मैं, पर मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। सोहेल खान, तो तुम खुद ही बता दो कि तुमने क्या किया। विक्रांत, ब्लाइंड लव। भाग 7। सोहेल खान, क्या कहा? ब्लाइंड लव? इस दुनिया में लोग ढंग से प्यार नहीं करते और तुम कर बैठे ब्लाइंड लव। और जोर से हंस पड़ता है विक्रांत। हां यही, और बड़ी गहराई से मुस्कुरा देता है। सोहेल खान, खुशी चौहान के लिए तुम ब्लाइंड हो गए और तुम मुझे छुड़ाकर यहां ले आए। विक्रांत, हां ऐसा ही। सोहेल खान, पहेलियां मत बुझाओ, जो है साफ साफ बताओ। अब तो मुझे भी गुदगुदी सी हो रही है। और तुम्हारे ब्लाइंड लव की शुरुआत कैसे हुई? विक्रांत के होठों पर मुस्कान आ जाती है और गाड़ी के ठंडे बोनट पर भी वो आराम से लेट जाता है। सोहेल खान शीतलहर से विचलित सा था, वहीं विक्रांत नंगे बदन होते हुए भी कुछ दिन पहले की घटनाओं को सोचकर मुस्कुराए जा रहा है। विक्रांत, सोहेल, इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान से। जब पहली बार उसे देखा उसके अपहरण के दौरान, बस तब से दिल में छप सी गई। सोहेल खान, अच्छा, और फिर? विक्रांत, फिर उसकी लच्छेदार बातें, उसका झूठ मूठ प्यार से देखना और उसका नकली रोमांस जो उसने किया मुझे असली लगने लगा और पता नहीं कब ब्लाइंड हो गया। सोहेल खान, ठीक कह रहे हो, लड़की है तो बहुत जबरदस्त। विक्रांत, जबरदस्त? सिर्फ जबरदस्त नहीं, बहुत ज्यादा जबरदस्त। उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। गाड़ी के अंदर बैठी लड़की जो वैशाली ही है, विक्रांत और सोहेल खान की बातें सुनकर अपने ही मन में, ये देखो, मिशन को 100% कंप्लीट करने वाला यहां इश्कबाजी कर रहा है, तभी मुझे यहां भेजा गया है। थोड़ी देर में मुझे सारी इंफॉर्मेशन आगे पहुंचानी होगी। कुछ बड़ी गड़बड़ चल रही है यहां, वरना सोहेल खान का यहां क्या काम? ये तो जेल में था। और अपने गले में पड़े लॉकेट का बटन ऑन कर देती है। विक्रांत बच्चों, अब करो मीठी मीठी बातें, तुम्हारी सारी बातें हेडक्वार्टर में सभी सुनेंगे, सभी को पता तो लगे विक्रांत की काबिलियत का। और गाड़ी से बाहर विक्रांत अपनी ही धुन में बोले जा रहा था। विक्रांत, बस उसके पास से गुजर जाने का एहसास ही मुझे रोमांचित कर जाता था। चौहान महल में जितने दिन भी उसके आसपास गुजारे, बस वही मीठी यादें हैं जिनको सोचकर दिल को सुकून पहुंच जाता है। सोहेल खान, बात तो ठीक है, यादें ही मीठी होती हैं, प्यार में मजा कहां। विक्रांत, और हां, उसकी आंखें, इतनी खूबसूरत आंखें मैंने कहीं देखी ही नहीं। नजर हटाना मुश्किल हो जाता है, सम्मोहन की दुनिया का एहसास करा जाती है। सोहेल खान, बिल्कुल सही कहा, उसकी आंखों का नशा 100 बोतलों से भी गहरा है, और वो भी एक ठंडी आह भर के रह जाता है। विक्रांत मुस्कुरा उठता है। बस अब तुम भी यादों में ही रहो उसकी। सोहेल खान, सोहेल खान, हां सही कह रहे हो, उसके साथ बिताए हसीन पल बहुत है मेरे पास, पर प्यार जैसा कुछ नहीं। अब तो तुम ट्राई करो, शायद तुम्हारा कुछ हो जाए। विक्रांत, सोहेल, कुछ नहीं हो सकता मेरा भी। सोहेल, ऐसा क्यों? विक्रांत, मुकेश राणा, उसके जीवन का नया साथी। दूसरी तरफ एक सीक्रेट हेडक्वार्टर में विक्रांत की बातें सुनी जा रही थी। 4 टॉप क्लास के ऑफिसर उनकी बातें सुनकर कुर्सी से गिरते गिरते बचते हैं। ब्रिगेडियर, विक्रांत ने अभी सोहेल खान का नाम लिया, क्या मुझे भ्रम हुआ है? बिल्कुल सर, सोहेल खान का ही नाम लिया है। ब्रिगेडियर, ये लड़का कर क्या रहा है इस बार? सर, इससे तो बहुत बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी। पिछली बार अनजाने में ही हत्या चढ़ गया था राजस्थान में, पर अब विक्रांत इसे खुद आजाद करवाएगा तो कैसे काम चलेगा? ब्रिगेडियर अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। विक्रांत ने तो इस बार दिमाग खराब करके रख दिया है, समझ नहीं आ रहा इसे हुआ क्या है। सर, प्यार हुआ है आपके लाडले को, और उस सीरियस सिचुएशन में भी सबके होठों पर मुस्कान आ जाती है। सोहेल खान, मुकेश राणा, हां मैं जानता हूं, उसका बचपन का बहुत अच्छा दोस्त है और उसके सबसे करीबी भी। और जोर से हंस पड़ता है। विक्रांत,
सही कह रहे हो। और थोड़ा सा मूड ऑफ होता है। सोहेल खान, चलो छोड़ो, जब तुम्हें सब मालूम है फिर भी तुम खुशी चौहान के लिए मुझे जेल से क्यों निकाल लाए? विक्रांत सीधा होकर बैठ जाता है। ये 1 हफ्ते पुरानी बात है। खुशी चौहान मुझे शहर के बड़े नाइट क्लब में मिली थी। मैं वहां किसी से मिलने गया था और वहां हमारा आमना सामना हो गया। फिर मैं वहां से उस शख्स को लेकर निकल गया और चुप हो जाता है। सोहेल खान, बस यही बात है। विक्रांत के होठों पर मुस्कान आ जाती है। सोहेल खान, मुस्कान यानी फिर से खुशी चौहान। विक्रांत, समझने लगे हो? और जब मैं उस शख्स को छोड़कर वापस आ रहा था तो मुझे खुशी चौहान की गाड़ियों के काफिले ने घेर लिया और मुझे फिर से उसके सामने आना पड़ा। सोहेल खान, अरे फिर क्या हुआ? अब तो कुछ बात हुई होगी। आगे के शब्द सुनने के लिए बेचैन सा हो उठा विक्रांत। हां हुई। पिछली यादों का पिटारा खोलने लगता है। खुशी चौहान, बाहर आ जाओ मिस्टर विक्रांत। विक्रांत, बिल्कुल मैडम, कोई दिक्कत नहीं बाहर आने में। खुशी चौहान, अच्छे बच्चे ही बने रहना, वरना इस बार हम चूकने वाले नहीं हैं। विक्रांत, हम तो हमेशा से ही अच्छे हैं, पर कोई समझे तो सही। खुशी चौहान का एक इशारा होता है। बीसीओ गन विक्रांत की पीठ पर सट जाती है। विक्रांत के होठों पर मुस्कान आ जाती है। आपकी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर मेरे रास्ते में क्यों आ रही है? खुशी चौहान, तुम्हारी मेरी दुश्मनी नहीं है तो कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। विक्रांत, पर क्यों? इतने बुरे तो नहीं हैं हम। खुशी चौहान, तुमने हमारे पिताजी को बहुत दुख पहुंचाया है। अब तुम्हें उनके आगे सर तो झुकाना ही होगा। और अपनी उंगली के बड़े नाखून को विक्रांत की गर्दन पर तलवार की तरह चलाती है। विक्रांत, ओहो, तो उस अमरीश चौहान को मेरा सर चाहिए। खुशी चौहान, मेरे पिता का नाम तमीज से ले। और विक्रांत के मुंह पर कसकर तमाचा चढ़ देती है। सोहेल खान की तेज हंसी से विक्रांत की बातों का सुरूर टूट जाता है और वो भी मुस्कुराकर अपने गाल पर हाथ रख लेता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहें कहानी के साथ। भाग 8। सोहेल खान, सॉरी, माफ करना, हंसी निकल गई। चलो आगे बताओ, फिर क्या हुआ? तुम बचे कैसे? विक्रांत के होठों पर फिर से मुस्कान आ जाती है। सोहेल खान, अरे वाह, यानी कुछ अच्छा हुआ। विक्रांत फिर पिछली बातों को बताना शुरू करता है। उसका थप्पड़ मुंह पर पड़ते ही मेरे पूरे बदन में एनर्जी सी दौड़ गई। सोहेल खान फिर से हंस पड़ता है। फिर क्या हुआ? विक्रांत, उसका हाथ मेरे गाल को छूकर वापस नीचे जाता उससे पहले ही मैंने उसे अपने लपेटे में ले लिया। खुशी चौहान मेरे कब्जे में थी। उसके सिक्योरिटी वाले मूर्ति बने रह गए। विक्रांत, अपने सब गन गाड़ी के अंदर डालो। सिक्योरिटी, मैडम को छोड़ दो, अंजाम बहुत बुरा होगा। विक्रांत, पहले हथियार फेंको। सिक्योरिटी सब हथियार गाड़ी के अंदर फेंक देती है। विक्रांत खुशी चौहान को छोड़ देता है। आओ, दो हाथ कर लेते हैं। बॉडीगार्ड विक्रांत से भिड़ जाते हैं और अंजाम बहुत बुरा होता है। खुशी चौहान एक इंसान से नहीं निपट पा रहे। उसकी आंखों में बेचैनी बढ़ती जा रही है अपने बॉडीगार्ड्स की हालत देखकर। विक्रांत, लो मैडम खुशी चौहान, और प्यार से मुस्कुरा देता है। खुशी चौहान गुस्से से विक्रांत पर पार कर देती है। विक्रांत, अब इतना भी क्या गुस्सा? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। और जबरदस्ती खुशी चौहान को गाड़ी में डाल देता है। विक्रांत गाड़ी को भगा ले चलता है। खुशी चौहान का चेहरा क्रोध से लाल हो चुका है। विक्रांत के होठों पर मुस्कान है। बताइए खुशी चौहान, कहां पर उतारना है? खुशी चौहान, यहीं उतार दो, मैं खुद चली जाऊंगी। विक्रांत, अब बोल भी दो। आखिर हमारे दोस्त राज चौहान की बहन जो ठहरी, सम्मान से घर पहुंचाएंगे आपको। आखिर फर्ज है मेरा। खुशी चौहान, यहां से राइट हैंड लास्ट। विक्रांत, ठीक है। और कुछ ही मिनट में खुशी चौहान के बंगले के आगे गाड़ी रुक जाती है। खुशी चौहान गाड़ी के दरवाजे को इतनी जोर से मारती है कि पूरी गाड़ी हिल जाती है और तेज कदमों से गेट की तरफ बढ़ जाती है। विक्रांत मन ही मन में, अबे हिम्मत कर, कुछ तो बोल। विक्रांत, बस सुनिए खुशी चौहान। खुशी चौहान विक्रांत के बोलने पर रुक जाती है और पलट कर देखती है। बोलो, अभी क्या बकना है? और उसकी आंखें फैलकर बड़ी हो जाती हैं। विक्रांत का ऐसे बोलना उसे अजीब सा लगा और उम्मीद से परे। विक्रांत मुस्कुराते हुए,
कल सुबह 11 बजे टाउन कैपिटल में। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। खुशी चौहान उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। अपनी मौत को दावत दे रहे हो? और उसे नीचे से ऊपर तक बड़े गौर से देखती है। विक्रांत, आप जो समझो, कल 11 बजे खुशी चौहान। और तुम्हें लगता है कि मैं आऊंगी? विक्रांत, बिल्कुल, अब दुश्मनी की है तुमने तो निभाने तो आना ही पड़ेगा। खुशी चौहान तीखी नजरों से विक्रांत को देखती है और कहती है, बिल्कुल, कल 11 बजे, ओके? और पलट कर चली जाती है। विक्रांत, चलो कल फिर से मुलाकात होगी। और चेहरे पर विजय मुस्कान ले आता है सोहेल खान। अरे वाह, यानी तुमने खुद ही खाई में कूदने की तैयारी कर ली। चलो आगे बताओ, फिर क्या हुआ? विक्रांत, पूछो मत सोहेल खान, रात तो थोड़ी ही बची थी और बस सुबह तैयार होने में लग गया। क्या बताऊं तुम्हें, बालों को इतनी बार सेट कर डाला, इतना तो मैं पूरे साल में नहीं करता। और 10 बजे ही मैं वहां पहुंच गया। सोहेल खान, अरे वाह, फिर क्या हुआ? विक्रांत, होना गया था तभी मुझे मैसेज आ गया, मिशन का मुख्य आरोपी शहर में आ चुका है। और मैं उलझन में फंस गया। एक तरफ मेरा फर्ज था और दूसरी तरफ खुशी चौहान से मिलने की दिल की तड़प। सोहेल खान, अच्छा, फिर तुमने क्या किया? किसे चुना? विक्रांत, अपने फर्ज को। सोहेल खान, अच्छा, फिर क्या हुआ? पर अभी तक मुझे यह समझ में नहीं आया, तुम मुझे जेल से छुड़ाने क्यों आए? इस बात को भी तो क्लियर करो। विक्रांत ठंडी सांस लेता है। सोहेल खान, बस यही गड़बड़ हो गई। सोहेल खान, कैसी गड़बड़? विक्रांत, एक खबर शहर में आग की तरह फैल गई। सोहेल खान, कैसी खबर? विक्रांत, टाउन कैपिटल से खुशी चौहान के अपहरण की खबर। सोहेल खान, क्या कह रहे हो? मतलब खुशी चौहान वहां आई थी और उसका अपहरण हो गया? विक्रांत, हाँ। सोहेल खान, इम्पॉसिबल, उसकी सुरक्षा के रहते उसका अपहरण हो गया, मैं मान ही नहीं सकता। और दूसरी बात, खुशी चौहान का अपहरण और मेरी आजादी, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? विक्रांत, बिल्कुल है। सोहेल खान, तुम्हारे कहने का मतलब है मेरे कारण खुशी चौहान का अपहरण हुआ, और ये करवाया किसने? विक्रांत, तुम्हारे पिता ने। सोहेल खान, मेरे पापा भी यही हैं। और वो आश्चर्य में पड़ जाता है। मुझे तो लग रहा था तुम खुशी चौहान की खुशी के लिए मुझे उसके कदमों में डाल दोगे, इसलिए ले जा रहे हो, पर यह सब मेरे पिता ने करवाया। विक्रांत, हाँ, और तुम्हें वहीं लेकर जाना है, उनके पास। तब वो खुशी चौहान को चौहान फैमिली को सौंपेंगे। सोहेल खान, हमारे आदमियों को कैसे पता चला कि खुशी चौहान तुमसे मिलने वहां आ रही है? विक्रांत, असल में बात ऐसी है, चौहान फैमिली की वजह से ही तुम जेल में हो, और तुम्हारे पापा इसका बदला लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने खुशी चौहान के पीछे अपने गुंडे लगा रखे थे। जब मैं काम से निपटकर 11:30 बजे वहां पहुंचा तो एक बच्चे ने मुझे एक लेटर दिया जो तुम्हारे पिता का था। और तुम्हारे पिता, जो भारत से लड़कियां विदेशों में सप्लाई करने का बहुत ही घटिया धंधा करते हैं, उन्होंने मुझे वार्निंग दे दी, अगर मैं आज रात 12 बजे तक तुम्हें उनके हवाले नहीं करूंगा तो वो खुशी चौहान को दुबई के शेख को बेच देगा। सोहेल खान, और तुम मुझे निकालने आ गए? विक्रांत का मन भावुक हो उठा। सोहेल खान, मुझे लगा खुशी चौहान का अपहरण मेरे ही कारण हुआ है, क्योंकि मैंने ही उसे वहां बुलाया था। उसके अपहरण का जिम्मेदार शायद मैं ही था। मुझे मालूम था चौहान फैमिली के सैकड़ों दुश्मन हैं, और खुशी चौहान जोश में बिना सिक्योरिटी के चली आई। मैं आत्मग्लानि से भर उठा। सोहेल खान, फिर? विक्रांत, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं फौरन खुशी चौहान के बंगले पर पहुंच गया और अंदर विक्रांत का गला भर आता है। सोहेल खान भी उसके दुख को समझता है। फिर क्या हुआ? विक्रांत पिछली बातें याद करता है। राज चौहान जो अंदर हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था, उसका चेहरा उतरा हुआ था। विक्रांत, तुम यहां? विक्रांत, हां राज। राज, विक्रांत मेरे दोस्त, कुछ करो। उस अशफाक ने मेरी बहन को उठा लिया है। हम सब फैमिली उसे ढूंढने में लगे हुए हैं, पर सफलता नहीं मिल पा रही। उसकी शर्त है विक्रांत को दिया गया काम विक्रांत पूरा कर दे। दोस्त, तुम्हें जो कहा है उसने, तुम कर दो प्लीज।
उसकी आवाज में अत्यंत दुख था। विक्रांत, राज, ये सब कैसे हो गया? बिना सिक्योरिटी के खुशी बाहर गई क्यों? राज चौहान, खुशी ने बताया था मुझे। तुमने ही बुलाया था ना मिलने के लिए। विक्रांत, तुम मेरी बहन की सुरक्षा नहीं कर पाए। विक्रांत, मुझे मेरी बहन चाहिए, कहीं से भी ला कर दो। सुन रहे हो ना तुम मेरी बात? तुमसे मिलने की बात उसने सिर्फ मुझे ही बताई थी। उसकी आंखों में तुमसे मिलने की खुशी हालांकि चमक रही थी। कितना सवर के गई थी वो तुमसे मिलने। कहा था मैंने उससे कि मैं भी चलता हूं, पर कहने लगी कबाब में हड्डी नहीं बनते। राज की आंखों में अपनी बहन के प्रति प्रेम के आंसू बह निकलते हैं। विक्रांत की आंखों में खून उतरने लगता है। विक्रांत, खुशी चौहान के लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा। तुम्हें तुम्हारी बहन जरूर मिलेगी। भाग 9, सोहेल खान। और फिर विक्रांत। मैं भावनाओं में बह गया। राज चौहान का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा था और ऊपर से खुशी चौहान का अपहरण मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वैशाली जो गाड़ी में ही है। अच्छा, तो ये कहानी है तुम्हारी, और खुशी चौहान का प्यार पाने की खातिर तुम सोहेल खान को छुड़ा लाए। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी विक्रांत। सोहेल खान, फिर तुमने जेल में एंट्री कैसे ली? विक्रांत, यह थोड़ा मुश्किल था, पर यह तुम ना ही जानो, यह जानकारी पर्सनल है। दूसरी तरफ ब्रिगेडियर, कुछ समझे आप लोग विक्रांत की बातों से? सावंत, कुछ समझ में आ रहा है। ब्रिगेडियर, क्या समझे? सावंत, उसने क्यों गलत काम कर डाला? खुशी चौहान के अपहरण को वो अपनी गलती मान रहा है। ब्रिगेडियर, नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं असल में बात क्या हुई थी। और ब्रिगेडियर कुछ दिन पहले हुई विक्रांत के साथ बहस का जिक्र करता है। विक्रांत, प्रणाम ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर, बोलो, कोई नई इंफॉर्मेशन जो तुम्हें कॉल करना पड़ा? विक्रांत, वो बात ऐसी है सब। ब्रिगेडियर, इतना झिझक क्यों रहे हो बोलने में? विक्रांत, तो सुनिए, खुशी चौहान का अपहरण हो गया है और राज चौहान ने मुझसे मदद मांगी है और मैं उसकी मदद के लिए जा रहा हूं। ब्रिगेडियर, मतलब? और उसकी बात से हैरान रह जाते हैं। विक्रांत, मतलब साफ है, मिशन को रोककर खुशी चौहान को ढूंढने जा रहा हूं। ब्रिगेडियर, तुम होश में तो हो? और यह खुशी चौहान का क्या मामला है? विक्रांत, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। ब्रिगेडियर, अगर नहीं बता सकते तो अपने मिशन पर लगे रहो। खुशी चौहान को ढूंढने का काम पुलिस का है। विक्रांत, पर मैं मिशन पर तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक खुशी चौहान न मिल जाए। ब्रिगेडियर, तुम्हें क्या हो गया है विक्रांत? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? यह मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हर हालत में सबूतों के साथ गिरफ्तार करना है, समझे? विक्रांत, पर मैंने फैसला कर लिया है, पहले खुशी चौहान, उसके बाद और कोई काम। ब्रिगेडियर, तो यह तुम्हारा पक्का फैसला है? विक्रांत, बिल्कुल। ब्रिगेडियर, तो ठीक है, मैं अपने दूसरे स्पेशल कमांडो को भेज रहा हूं, पर मुझे तुमसे ऐसी आशा बिल्कुल नहीं थी। अब फिर से पूरी प्लानिंग की रूपरेखा बनानी पड़ेगी, पर कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तुम अब फ्री हो। विक्रांत, धन्यवाद। और एक छोटा सा काम भी है सर। ब्रिगेडियर, क्या? विक्रांत, गवर्नमेंट अप्रूव्ड क्रिमिनल फाइल मेरे नाम की, मुझे आज शाम तक चाहिए। ब्रिगेडियर, किस लिए? विक्रांत, मैं किसी भी सवाल का जवाब देने वाला नहीं हूं अभी। ब्रिगेडियर, ठीक है, मिल जाएगी। ब्रिगेडियर, फिर हमने वैशाली को सब इंस्पेक्टर के रूप में वहां भेजा और उसका पहला केस रेड मार्क में ही रखवाया। सावंत, पर इसका विक्रांत की बातों से क्या मतलब? ब्रिगेडियर, विक्रांत के मिशन से हटने के बाद हम लोगों का दिमाग खराब हो गया था। हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था वो खुशी चौहान के अपहरण की खोज जेल से ही क्यों कर रहा है। और विक्रांत को भी लगा हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो वहां बैठकर हमें सारी बातें तसल्लीपूर्ण होकर सब कुछ बता रहा है। सावंत, मतलब विक्रांत हमें सब बता रहा है।
मतलब उसे पता है वैशाली गाड़ी में है। ब्रिगेडियर, बिल्कुल, वैशाली को लग रहा है कि वो विक्रांत की प्रेम कहानी हम तक पहुंचा रही है, पर है इसका उल्टा। विक्रांत अपनी बात हम तक पहुंचा रहा है। सावंत, तो अब आगे क्या करना है? ब्रिगेडियर, हमें फौरन 100 कमांडो को हेलीकॉप्टर से उतारना होगा घेराबंदी के लिए, और वहां की पुलिस को भी फुल फोर्स के साथ रेड मार्क पर छापा मारना होगा। लगता है आज मिशन कंप्लीट हो जाएगा और सब फौरन एक्शन पर आ जाते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाने लगती है। विक्रांत, सोहेल खान, आगे क्या हुआ तुम्हें मालूम ही है। सोहेल खान, हाँ मालूम है। विक्रांत, तो अब चले मंजिल पर। सोहेल खान के होठों पर मुस्कान आ जाती है। बिल्कुल, और विक्रांत तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ा ले चलता है। दूसरी तरफ अभी तक आया नहीं विक्रांत। अभी भी 12 बजे का घंटा बजने में 15 सेकंड है, और उसी के साथ हॉल में सभी लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं। हर सेकंड के साथ उसे ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। 51, 52, 53, 54, 55। वहां खड़े कुछ बड़े लोगों की धड़कन सबसे ज्यादा बढ़ जाती है और उनकी निगाहें मेन गेट पर लग जाती हैं। 56, 57, 58, 59, 12। और घड़ी के बड़े घंटे की डायल टन टन का शोर करती है, और उसी के साथ विक्रांत सोहेल खान को लेकर गेट से अंदर आ जाता है। अंदर आते ही सोहेल खान पर फूलों की बरसात शुरू हो जाती है। वहां खड़े सभी लोगों की निगाहें सोहेल खान और विक्रांत पर ही जम जाती हैं। विक्रांत अंदर आते ही अगले 2 सेकंड में ही पूरी पार्टी के लोगों का जायजा ले लेता है, और विक्रांत के जबड़े कसते चले जाते हैं। वहां का नजारा देख और वहां खड़े लोगों को देख उसकी आंखों में क्रोध उभरने लगता है। पार्टी में भी एकदम से सन्नाटा छा जाता है। विक्रांत के बदन पर छोटे छोटे लाल लेजर पॉइंट चमकने लगते हैं। विक्रांत को पूरी तरह से निशाने पर लिया जा चुका था। विक्रांत अपनी जगह पर जड़ सा हो गया था। सोहेल खान खुशी से झूमता हुआ अपने पिता के गले लग जाता है, और हॉल में बड़े लोगों की हंसी से विक्रांत को मजाक का पात्र बना दिया गया था। अशफाक खान, अमरीश चौहान, राहुल चौहान, खुशी चौहान, रेड मार्क सभी तो वहीं थे। अमरीश चौहान, आराम से खड़े रहना विक्रांत, वरना तुम्हारे बदन के चिथड़े उड़ा दिए जाएंगे। अशफाक खान, तुम्हें क्या लगा विक्रांत? प्लान सिर्फ तुम ही बना सकते हो। कैसा लगा हमारा प्लान? देखो, तुम्हारे हाथों सोहेल खान को हमने आजाद करवा दिया। पुलिस की निगाहों में तुम हमेशा अपराधी रहोगे विक्रांत, पर इसके लिए खुशी चौहान का इस्तेमाल कुछ समझ में नहीं आया। और खुशी चौहान को देखता है। खुशी चौहान मुस्कुराते हुए, दुश्मनी की है तो थोड़ा हक तो बनता ही है दुश्मनी निभाने का। राहुल चौहान, फिक्र मत करो, तुम्हें मारने से पहले केक जरूर खिलाएंगे। और सब लोग उस पर हंस पड़ते हैं। विक्रांत, राज चौहान कहां है? राहुल चौहान, बंगले पर होगा, खुशी चौहान के मिलने का इंतजार कर रहा होगा। अशरफ खान, चलो देर मत करो, केक काटो। और उसी क्षण भीड़ में एक युवक जिसने चेहरे पर मुखौटा लगाया हुआ है, सोहेल खान की कनपटी पर रिवॉल्वर रख देता है। भाग 10। उस युवक की गिरफ्त में सोहेल खान था और उसकी कनपटी पर रिवॉल्वर। वहां खड़ा हर व्यक्ति सन्नाटे में आ जाता है। युवक सोहेल खान को खींचता हुआ बाहर की तरफ ले चलता है। अशफाक खान की तो बेचैनी पूरे बदन में दिखाई देने लगती है। सबका ध्यान हटकर युवक की तरफ हो जाता है, और विक्रांत इसका पूरा फायदा उठाता है और हवा के झोंके के समान खुशी चौहान के सिर पर जा पहुंचता है और खुशी चौहान को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अब बाजी बिल्कुल पलट चुकी थी। युवक, बाहर निकलो विक्रांत। विक्रांत खुशी को लेकर बाहर को निकल जाता है। युवक दरवाजे तक आकर सोहेल खान को अंदर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देता है, और बाहर तब तक विक्रांत खुशी चौहान को गाड़ी में डाल चुका था। पीछे पीछे युवक भी गाड़ी में समा जाता है और विक्रांत गाड़ी को भगा ले चलता है। दूसरी तरफ आकाश में हेलीकॉप्टर्स मंडराने लगते हैं और कमांडोज बिल्डिंग को घेर लेते हैं। किसी का भी बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। पूरा रेड मार्क पुलिस सायरन की आवाज से गूंज उठता है, पर तब तक विक्रांत रेड मार्क से बाहर जा चुका था। वैशाली, जिसने सारा घटनाक्रम अपनी आंखों से देखा था, दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश कर जाती है। वैशाली, अशफाक खान, दुबई से यहां आकर तुमने बड़ी गलती कर दी। अब अपने बेटे के साथ ही जेल में चक्की पीसना। और कमांडो उन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। वैशाली,
रेड, और तुम मार्क, तुम दोनों के खिलाफ भी मैंने बेहिसाब सबूत जुटा लिए हैं और इस वक्त पूरे रेड मार्क पर पुलिस का कब्जा है। तुम्हारी बसाई जुल्म की दुनिया खत्म हो चुकी है। कमांडो उन्हें भी गिरफ्तार कर लेते हैं और वैशाली उन्हें लेकर वहां से निकल जाती है। अमरीश चौहान, राहुल चौहान और अन्य लोग भी वहां से फौरन निकल जाते हैं। दूसरी तरफ खुशी चौहान, तुम दोनों ने यह ठीक नहीं किया, बचोगे नहीं तुम दोनों। विक्रांत, अरे ऐसा मत बोलो, मेरी तो कोई बात नहीं, और उस तरफ कोई तुम्हारा ही बैठा है। युवक अपने चेहरे से मुखौटा उतार देता है। खुशी चौहान हैरान रह जाती है। राज, राज, तुम इसके साथ मिले हो? राज, जब तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना सकते हो विक्रांत तक पहुंचने के लिए, तो इतना तो मैं भी कर ही सकता हूं। खुशी चौहान, और तुम्हें पता कैसे चला? राज, तुम्हारी ही बेवकूफी से। खुशी चौहान, मैंने कौन सी बेवकूफी की? राज, तुम्हारे व्हाट्सएप पर जो तुमने ग्रुप बनाया है ना, उसमें मैं भी हूं। तुमने अपने फ्रेंड को आज शाम को यहीं बुलाया था, शायद तुम्हारा ध्यान नहीं गया। खुशी चौहान अपने सर पर हाथ मारकर बैठ जाती है। विक्रांत, चलो अच्छा ही हुआ। राज, पर तुम खुशी को क्यों उठा लाए? तुम्हारा इरादा क्या है? और मुस्कुरा देता है। विक्रांत, इरादा तो मैंने बहुत लंबा सोच लिया था, पर अब सब छोड़ो। विक्रांत गाड़ी उनके बंगले के आगे ही रोकता है। विक्रांत, जाओ आप दोनों, घर जाओ। दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं और विक्रांत बिना उन दोनों की तरफ देखे गाड़ी आगे बढ़ा देता है। राज चिल्लाते हुए, फिर मिलेंगे, और दोनों अंदर प्रवेश कर जाते हैं। विक्रांत अपने आप से, यह सफर तो बड़ा अजीब रहा। क्या करने आया था, क्या किया और क्या करके जा रहा। और उनके होठों पर मुस्कान आ जाती है। होटल में पहुंचकर अपने कपड़े और सामान लेकर बाहर आ जाता है। विक्रांत ईयररिंग पहनता है और अपने आप को हेडक्वार्टर से कनेक्ट करता है, और उसी पल उसके पास कॉल आ जाती है। ब्रिगेडियर, मिशन कामयाब रहा विक्रांत। विक्रांत, मुझे यही उम्मीद थी। ब्रिगेडियर, और तुम निकल कहां गए? विक्रांत, सोचा था कहीं निकल जाऊं, पर अब इरादा बदल दिया है। अब वापस आप ही के पास आ रहा हूं। ब्रिगेडियर, ओके विक्रांत, फिर मिलते हैं। और विक्रांत मन में खुशी और थोड़ी सी उदासी लिए अपनी नई मंजिल की तरफ बढ़ चलता है।